प्रतिभागियों ने बताया। डिजिटल क्रांति और एआई से होने वाले परिवर्तन को जिम्मेदारी से अपनाना, इन सभी पहलुओं पर बहुत विस्तार से विमर्श हुआ। द रोल ऑफ लेजिस्लेचर्स इन मैनेजिंग स्टेट रिसोर्सेज विज़ डेवलपमेंट विषय पर सभी वक्ताओं ने सीमित संसाधनों के साथ बढ़ती जनता की अपेक्षाओं के संदर्भ में दूरदर्शिता के साथ शासन करने की आवश्यकता पर बल दिया, चर्चा की। हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है सही ढंग से संसाधनों को वितरित करना, साथ ही उनका सस्टेनेबली यूज हो यह देखना भी है। यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि हर रुपया नहीं बल्कि हर पैसा, पानी की हर बूंद और ऊर्जा की हर इकाई का उपयोग हमारे नागरिकों के लिए अधिक न्याय संगत और समावेशी भविष्य के निर्माण के लिए हो। सत्र में विभिन्न वक्ताओं ने महत्वपूर्ण बातें कही। मसलन धन आवंटन के साथ साथ उसके उपयोग की निगरानी करें। लोकल बॉडीज को एम्पावर करने के लिए फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। ह्यूमन कैपिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल वगैरह में कैसे विशेष निवेश हम सुनिश्चित करें। विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट को बढ़ावा दें। हमने पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने पर चर्चा की। इस पर भी विमर्श हुआ कि सार्वजनिक संसाधनों को जमीनी स्तर पर कैसे आवंटित और उपयोग किया जाता है। इसकी निगरानी की भागीदारी, सहभागी बजटिंग, सामाजिक ऑडिट और सार्वजनिक व्यय ट्रैकिंग सिस्टम पीईटीएस की आवश्यकता पर भी संवाद हुआ। माननीय मित्रों, संसाधनों के प्रबंधन में राज्य विधानमंडलों को निरंतर कुछ फिजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कई राज्य अपने बजटीय आवंटन का कम उपयोग कर पाते हैं। 2015-16 से 2022-23 तक के आंकड़ों के अनुसार एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कलेक्शन में कई राज्यों में औसतन 11% की कमी देखी गई, कहीं कहीं 21% की कमी भी रही। संसद के हाल के बजट सत्र में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि कार्यान्वयन में देरी के कारण खर्च न होने को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। बिना फिजिकल बैकिंग के वेलफेयर प्रोविजंस का चलन भी उतना ही चिंताजनक है। इसलिए विधानमंडलों को केवल बजट पारित करने में बल्कि आउटकम्स की मॉनिटरिंग करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और रिस्पॉन्सिबल फिजिकल बिहेवियर को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी, तभी हम जनता का विश्वास कायम रख सकते हैं। ऐसे सारे मुद्दे भी इनमें उठे। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत सारे पक्षों से बड़े संवेदनशील तरीके से रिविजिटिंग द 10th शेड्यूल यानी दल बदल के मुद्दे पर चर्चा हुई। आप सब जानते हैं कि 10th शेड्यूल 1980 के दशक की आया राम गया राम संस्कृति पर अंकुश के लिए बनाया गया। बहुत बेहतर ढंग से किसी ने इसका इतिहास भी बताया। इस फ्रेज की चलन कब से हुई, 67 के उस दौर से, इस पर भी चर्चा हुई। लेकिन समय के साथ एम्बिग्विटीज और प्रोसीजरल डिलेज ने इसके डेटरेंट इफेक्ट को खत्म किया है। प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन एंड ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अंडर आर्टिकल 102/2 एंड 191(2) पर विचार विमर्श ने पॉलिटिकल इथिक्स, जुडिशियल ओवरसाइट एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाए। हम इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, पार्टी अनुशासन की रक्षा कैसे कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संविधान की भावना की रक्षा कैसे हो। सभी वक्ताओं ने शिद्दत से इस मुद्दे पर चर्चा की। चर्चा में संदेश स्पष्ट था, केवल इथिकल स्टैंडर्ड्स को कायम रखकर ही हम भीतर से लोकतंत्र को की रक्षा कर सकते हैं। मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा। माननीय एक सदस्य ने कहा था कि आपने इस विषय पर विचार नहीं रखा। यह सही है, कानून को बनाया, लेकिन अंतहीन कानूनों का सिलसिला क्या होगा? आप इसके इतिहास को पलटिए कि ये दल बदल पर माननीय सदस्यों का आचरण क्या हो, इस पर शुरुआत कहां से हुई? इस देश के एक परम विशिष्ट राजनेताओं में से हुए आचार्य नरेंद्र देव। आज मुल्क उनको कम याद करता है। पंडित जी ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो अहमदनगर में किससे ये ज्ञान मिला, बहुत सारी चीजें उसमें उनका खास उल्लेख किया। आचार्य नरेंद्र देव और उनके साथियों ने जब तय किया कि हम कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नहीं चलाएंगे, तो वो जो चुने गए थे कांग्रेस के टिकट पर, आचार्य नरेंद्र देव ने कहा कि हमारा मॉरल बिहेवियर है कि हम रिजाइन करें, और वो चुनाव लड़ने के लिए गए। पर उनको हराने का काम भी कैसे हुआ, ये आप जरूर पढ़िएगा। इन चीजों की शुरुआत कहां से हुई, जेनेसिस कहां से हुई? हमारे यहां सार्वजनिक जीवन में कितनी चीजों को हम कानून से नियंत्रित करेंगे? हमारे स्वभाव का, हमारे व्यवहार का, वह आचरण का हिस्सा क्यों न बने? और ये पहले था। आचार्य नरेंद्र देव को किसी ने बाध्य नहीं किया था।
और उन 8 लोगों को, पर उनको हराने के लिए जिस तरह की राजनीति हुई उसकी देन है कि आज आप यहां पहुंच गए। हमारे यहां तो मान्यता रही है, महाभारत में है महाजनो येन गता सुपंथा, यानी समाज के अगुआ लोग जिधर जाते हैं समाज उनको फॉलो करता है, गीता में कहा गया है। पर यह आचरण अगर आया तो कैसे हमें इससे निपटना है। पॉलिटिक्स को इथिकल बनाने की मुहिम लोक दबाव से भी पैदा हो, कानून बने। आप सबने बहुत सार्थक चर्चा की, वो तो हो ही, लेकिन ये पक्ष भी बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी है। हमारे जयप्रकाश नारायण अक्सर ये सवाल उठाते थे कि पार्टियों के अंदर अगर लोकतंत्र नहीं, पार्टियां अगर अपने अंदर चुनाव नहीं करती, जिस भी तरह से चुनाव करें, तो वो देश में लोकतंत्र की रक्षा में कैसे सक्षम हो पाएंगी। उनका मूल सवाल था। जयप्रकाश नारायण जो गांधी जी के बाद बड़े नेताओं में से देश के हुए, हमारे यहाँ के, जैसा मैंने उल्लेख किया था, एक युवा विधायक ने बड़े सार्थक सुझाव भी दिए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से कहा, उन्होंने कि एक दिन ऐसी चर्चा हो विधायिकाओं में जो खुली चर्चा हो, जिसमें लोग दलों के प्रतिबंध और सारी चीजों से उठ करके विभिन्न चीजों पर बात करें। तो ऐसे बड़े इनोवेटिव सुझाव भी आए। स्पीकर को मान्यता दे ताकि अगले चुनाव में फिर उसको किसी दलीय संरक्षण में न रहना पड़े, उसकी स्वतंत्रता के लिए जो पहले व्यवस्था एक किस्म से थी। लेकिन एक चीज जो मैं बार बार कहता हूं, जो आचार्य नरेंद्र देव से प्रेरणा लेकर के, जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा लेकर के, ये बात तो हमारे तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया। हमारे माननीय आदरणीय सुप्रताप शुक्ला जी इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। जब काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई महात्मा गांधी जी के जमाने में, तो महात्मा गांधी जी ने जिनको पहला स्पीकर के रूप में बुलाया छात्रों को संबोधित करने के लिए, जब छात्र अपना डिग्री करके निकल रहे थे, देशभक्त देश रत्न शिव प्रसाद गुप्त, देश रत्न शिव प्रसाद गुप्त नहीं, भगवान दास फिलोसफर थे। उन्होंने पूरे तैत्तरीय उपनिषद को कोट किया कि हमारे यहाँ जो लोग जीवन में प्रवेश करते हैं उनसे किस किस्म के आचरण की आप कल्पना कर सकते हैं। तैत्तरीय उपनिषद का वो हिस्सा उठाकर आप पढ़ें। दुनिया के किसी बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में उतना बढ़िया संबोधन छात्र जो नए जीवन में प्रवेश करते हैं नहीं है। ये हमारी संस्कृति की परंपरा रही। बाद में लिंकन का वो पत्र कि एक व्यक्ति क्यों नहीं भीड़ के, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया। यहाँ के जिस युवा माननीय विधायक का मैं उल्लेख कर रहा था कि एक व्यक्ति अगर ये महसूस करता है कि सारे लोग एक बात जो कह रहे हैं उससे मेरी राय अलग है, तो उसके अंदर साहस होना चाहिए कि वो कह सके। यही तैत्तरीय उपनिषद का संदेश है। यही तो लिंकन ने उस स्कूल के अध्यापक को पत्र लिखा जहां उनका लड़का पढ़ता था, और उस पत्र, वो अद्भुत पत्र है, ऐतिहासिक पत्र है। उसमें एक अंश था कि इसके अंदर वो ताकत पैदा करिए कि जब दुनिया एक तरफ सोच रही हो, इसको लगता हो कि नहीं मैं जो सोच रहा हूं वो न्यायपूर्ण है, तो दुनिया के सामने वो खड़ा होकर कह सके। ये चरित्र बनाने का काम समाज का है, यह भी राजनीति का है। हमें यह भी करना चाहिए अगर दल बदल पर हम नियंत्रण चाहते हैं तो। ये मेरी निजी राय थी, जैसा एक माननीय सदस्य ने आग्रह किया था, शायद अभय वर्मा जी ने, तो ये मेरी निजी राय है। ये चर्चा में कई चीज़ों का उल्लेख आप लोगों ने किया कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पर निर्णय लेने के लिए स्पीकर के लिए स्पष्ट समय सीमा हो, ऐसे मामलों को इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स को भी सौंपा जाए, ये भी राय आती है। आंतरिक लोकतंत्र, अनुशासन और असहमति को बढ़ावा देने में राजनीतिक दलों की भूमिका, राजनीतिक दलों के अंदर भी भूमिका दी जाए कि लोग खुल करके बोले, जिन चीज़ों पर अपनी राय वो रख सकते हैं, ये भी राय लोगों ने दिया। अल्टीमेटली सबकी राय मिलकर के अगर आप कहें कि दल बदल केवल एक लीगल ब्रीच ही नहीं है, यह एक मॉरल फेल्योर भी है। विधायकों को न केवल पार्टी व्हिप द्वारा बल्कि लार्जर डेमोक्रेटिक इथिक्स द्वारा निर्देशित होना चाहिए। विधायिका के ऊपर जनता का विश्वास लगातार कमजोर होता जा रहा है, इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव इंटीग्रिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में किसी तरह की कमी कोताही बर्दाश्त नहीं करें। यह अगर कहें तो कुल मिलाकर संदेश था इस बहस का। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लेजिस्लेचर सत्र शायद सबसे अधिक फ्यूचरिस्टिक था। जैसे जैसे डिजिटल युग तेजी से दस्तक दे रहा है, विधायिकाओं को नई उपयोगी और उभरती टेक्नोलॉजी अपनाने में पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें सिटीजन इंगेजमेंट को बढ़ाने, पारदर्शिता रखने और अधिक तत्पर शासन के लिए इमर्जिंग डिजिटल टूल्स को और एआई का लाभ लेना चाहिए। उसके साथ जो चुनौतियां हैं उस पर भी बहुत अच्छी राय आई, और मैं उल्लेख पुनः करना चाहूँगा कि इसमें कुछ युवा लोगों ने, बाहर के लोगों ने तो रखी, हिमाचल प्रदेश के युवा विधानसभा सदस्यों ने भी कई चीज़ें रखी।
भारतीय संसद ने विधायी कार्यों को प्रभावी बनाने और उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी सूचना मैंने आपको बताई थी। प्रमुख इनिशिएटिव में डिजिटल संसद प्लेटफॉर्म का लॉन्च और संसदीय पत्रों का बहुभाषीय अनुवाद प्रदान करने के लिए एआई टूल का उपयोग शामिल है। राज्यसभा सचिवालय द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट संपूर्ण डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य मौजूदा सिस्टम को एकीकृत करना, वर्क फ्लो और एआई टूल को एकीकृत करना और बेनिफिशरीज के बीच निर्बाध और कागज रहित कामकाज को संभव करना है। डिजिटल संसद जैसे प्लेटफॉर्मों को इंटीग्रेट करके यह साइलो को खत्म करता है और इफिशियंसी बढ़ाता है। इस दिशा में बहुत कुछ हासिल किया जा चुका है, लेकिन इस दिशा में एक लंबी यात्रा भी करनी है। कैसे लगातार जो इनोवेशंस हो रहे हैं उससे अपस्किलिंग करें, मजबूत डेटा प्रशासन करें, समावेशी और निर्बाध डिजिटल एसेस कैसे इसकी आवश्यकता होगी उपलब्ध हो, प्रशिक्षण की कैसे व्यवस्था हो, साथ ही चौकस कैसे हम रहें। कई प्रतिनिधियों ने ठीक ही कहा कि हमें एआई के एल्गोरिदम में निहित पूर्वाग्रहों, डेटा के दुरुपयोग जैसे खतरों से इक्वली सावधान रहना चाहिए। एआई सत्र में हमने आपको ये सूचना दी कि कितने नई टेक्नोलॉजिकल ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। आने वाले दिनों में संभव होगा कि आप एक भाषा में बोले और कई भाषाओं में जो लोग सुनना चाहते हो सुन पाएंगे। वैसे कई चीजों पे जो ट्रायल चल रहा है वो भी मैंने आपको बताया और ये भी कहा कि माननीय स्पीकर लोकसभा और हमारे चेयरमैन राज्यसभा लगातार पेपरलेस बनाने के दौर में उसके अगले क्रम में एआई के माध्यम से कैसे हम संसद के कामकाज को आधुनिक बनाए उसमें लगे हैं। और मैं एक व्यक्ति जो हमारे मोदी साहब बैठे हुए हैं, पीसी मोदी जी, जैसे उन्होंने फेसलेस इनकम टैक्स में रहते हुए जब हमारे माननीय राज्यपाल जी वहाँ मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने शिव प्रसाद शुक्ला जी के रहते हुए शायद वो फेसलेस सबमिशन का आया था इनकम टैक्स का। कितनी बड़ी क्रांति थी। ऐसे सारे लोग लगे हैं कि नए ढंग से लगातार कैसे हम संसदीय इन प्लेटफॉर्मों को आधुनिक बना सकें। इसके लिए पुनः आज़ादी की इस अमृत काल में हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर हैं, जहां भारत न केवल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है, बल्कि बेजुबानों विशेषकर वैश्विक दक्षिण के लिए एक आवाज के रूप में भी वह उभर रहा है। लेकिन यह तीव्र प्रगति जटिल और उभरती चुनौतियों के साथ आती है। जलवायु चुनौतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन और सामाजिक आर्थिक असमानताओं तक ये चुनौतियां गहराई से आपस में जुड़ी हैं। इनका समाधान किसी एक संस्था की क्षमता से परे है। इनसे निपटना केवल कार्यपालिका की ही जिम्मेदारी नहीं है, न ही इसे अकेले संसद या विधायिका द्वारा सुलझाया जा सकता है। इसके लिए हमारे लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य के सभी घटकों के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें, शासन की 3 शाखाएं, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका, साथ ही मीडिया, नागरिक समाज और सबसे ऊपर एक सशक्त नागरिक, सबका सहयोग अपेक्षित है। हमारे लोकतांत्रिक परिवेश में हर किसी को एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी भूमिका निभानी है। खासतौर से केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है। भारत की विशालता और विविधता के कारण राष्ट्रीय नीतियों को अक्सर लोकल कस्टमाइजेशन की आवश्यकता होती है। इस पर भी चर्चा हुई। चाहे वह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लागू करना हो, हिमालय जैसे पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र में डिसास्टर रिस्पांस का प्रबंधन करना हो, या लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करना हो, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच गैर जरूरी प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग होना चाहिए। सेंटर स्टेट कोऑपरेशन के लिए सबसे जरूरी क्षेत्रों में से एक है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। यहाँ इकोलॉजिकल फेडरलिज्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। एक दृष्टिकोण मानता है कि रिवर पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे प्रशासनिक सीमाओं से परे हैं। इंटीग्रेटेड तथा कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस की आवश्यकता है। वास्तव में यही इन्वायरमेंटल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। हमारा संविधान भी इस साझा कर्तव्य को दर्शाता है। आर्टिकल 48A राज्य से पर्यावरण की रक्षा करने की अपेक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 51AG नागरिकों से भी ऐसा करने का आह्वान करता है। 42वें संशोधन ने वनों और जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा के विषय को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, जिससे यह केंद्र राज्य सरकारों की संयुक्त विधायी जिम्मेदारी बन गई। चाहे वह जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएं हों, नदी बेसिन समन्वय या वनीकरण या स्वच्छ हवा के लिए संयुक्त मिशन, इन सबका स्थायी प्रभाव जेन्युइन इकोलॉजिकल फेडरलिज्म पर निर्भर करता है। यह परस्पर सहयोग, वैज्ञानिक योजना और पारस्परिक जवाबदेही से ही संभव होगा। विकसित भारत 2047 लक्ष्य पाने की दिशा में काम करते हुए हमें सबका साथ सबका विकास सिद्धांत को व्यवहार में धरातल को उतारना चाहिए। यह सिर्फ एक नारा नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ पर केंद्रित एक गवर्नेंस फिलॉसफी है, जहां विकास का लाभ क्षेत्र, धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति की सीमाओं को तोड़कर समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। हमें याद रखना चाहिए कि विकास टॉप डाउन नहीं हो सकता,
यह कोलैबोरेटिव और पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। हर नागरिक, चाहे हिमाचल में किसान हो, हरियाणा में शिक्षक हो, पंजाब में युवा हो, दिल्ली में उद्यमी हो, हर एक को भारत के आगे की भविष्य की यात्रा में खुद को भागीदार के रूप में देखना चाहिए। उसे लगे कि यह हमारा भारत है। जब हम देश विकास में विधायिका की भूमिका की बात करते हैं, चाहे वह संसाधन प्रबंधन, इथिकल गवर्नेंस हो या डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से हो, यह महत्वपूर्ण है कि काम इफेक्टिवली और इंटीग्रिटी के साथ किए जाएं। हालांकि हाल के वर्षों में फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस, वॉकआउट्स, स्टॉल सेशंस, डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी और बिलों और बजटों पर चर्चा के लिए आवंटित समय में कमी से विधायी काम में बाधाएं हुई हैं। पर हमें सावधान रहना होगा कि ऐसी घटनाओं ने जनता के विश्वास को कम किया है, विधायी प्रक्रिया को बाधित किया है। विशेष रूप से निराशाजनक है जब हम भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत से तुलना करते हैं। कैसे इमिनेंट पार्लियामेंटेरियंस ने वैचारिक अंतर के बावजूद सदन की गरिमा को बरकरार रखा। आज मैं अंत में आपको कहूंगा कि हम हिमाचल से पूरे देश में इस संदर्भ में जो सदनों का व्यवधान होता है या क्या लीडरशिप रही है, बहुत सारे सवाल उठे कि आज राजनीति किधर जा रही है। उस पर हिमाचल के ही एक नेता को, बड़े नेता को कोट करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। हमारी विधायिकाएं तर्कपूर्ण, तथ्यात्मक बहस का मंच बने, व्यवधानों का अखाड़ा नहीं, सैद्धांतिक विरोध का मंच बने, व्यक्तिगत हमलों का नहीं, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण बने, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म का नहीं। इस अवसर पर हिमाचल निर्माता, जिनका आपने उल्लेख सुना, स्वर्गीय यशवंत सिंह परमार जी की दृष्टि को हम याद करें। उन्हें हिमाचल प्रदेश का सरदार पटेल अगर कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। सरदार साहब राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए देशी रियासतों को इकट्ठा कर रहे थे, तो परमार साहब ने हिमाचल क्षेत्र की 30 रियासतों को एकत्र कर हिमाचल प्रदेश को राजनीतिक पहचान दी। आपने केंद्र सरकार के साथ मिलकर पर्वतीय राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों तथा अन्य फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का उन दिनों में निर्माण किया। आज हिमाचल को एप्पल स्टेट के रूप में ख्याति दिलाने का श्रेय परमार साहब की दूरदृष्टि को जाता है। मेरी समझ में अगर आज पिछले 2 दशकों से हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम देश की पर कैपिटा इनकम से लगभग बराबर ही बनी हुई है, कई राज्यों के बहुत पीछे है, तो यह परमार साहब को उस विश्वास को साबित करता है कि देश की प्रगति राज्यों की प्रगति पर ही निर्भर करती है और राज्यों की प्रगति देश की प्रगति से अलग नहीं बल्कि उसी का अविभाज्य अंग है। बिना राज्य की प्रगति के देश प्रगति नहीं कर सकता और बिना देश की प्रगति के राज्य प्रगति नहीं कर सकते। यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है जिस पर परमार साहब ने हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य की प्रगति की इमारत लिखी। जब केंद्र को राज्य की राजनीतिक और वित्तीय स्थिति में स्थिरता का भरोसा हुआ, तब 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया गया। राजनीतिक और वित्तीय स्थिरता के साथ राज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता कैसे संभव है, यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारी स्थिरता को परिभाषित करता है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने राजनीति में जो गिरावट आ रही है क्रॉस द पार्टी लाइन चर्चा की, उस पर भी अपनी बात परमार साहब की बात से मैं खत्म करूंगा। परमार साहब के से जुड़ी एक किताब छपी हाल में, उस किताब में परमार साहब ने अपने बेटे लौ कुमार जी को जो पत्र लिखा उसका कंपाइलेशन है और उसकी भूमिका लिखी है इसी हिमाचल प्रदेश के एक यशस्वी जो मुख्यमंत्री रहे जिनकी देश में गरिमा थी, हमारे शांता कुमार जी ने। शांता कुमार जी ने उसकी भूमिका लिखी है। उसमें वो लिखते हैं, ही वॉज एवं नेपोटिज्म, वो परिवारवाद बाकी चीजों से ऊपर थे। ही ट्राइड टू डेवलप एवरी रीजन ऑफ हिमाचल इक्वली विदाउट बायस। मुझे इसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं, आप सब लोग समझते हैं। इट इज हार्ड टू बी एक्टिव इन पॉलिटिक्स फॉर लॉन्ग टाइम एंड बी कंप्लीटली फ्री ऑफ ब्लेमिश। यानी इतने वर्षों तक वो राजनीति में रहे बिना दाग के, ये अद्भुत उदाहरण है वो। एंड फॉर दिस अचीवमेंट ही मस्ट बी प्रेज्ड। ही प्रैक्टिस पॉलिटिक्स टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स एंड दिस इज द रीजन व्हाई पॉलिटिक्स इन हिमाचल रिमेन प्रिस्टाइन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और इसी पॉलिटिक्स से आज जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हम पूरे देश में सीखें और जानें। अंत में मैं इस बहुत सुंदर व्यवस्था के लिए पुनः हिमाचल प्रदेश सरकार, विधानसभा, यहाँ के अधिकारियों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त कर अपनी बात खत्म करता हूँ। कल पोस्ट कॉन्फ्रेंस टूर में डेलीगेट्स को इस देवभूमि में माता चामुंडा, माता ब्रिजेश्वरी, माता बगलामुखी, माता ज्वालामुखी और माता चिंतापूर्णी के पवित्र मंदिरों में दर्शन कराने की योजना बनी है। आशा है कि यह आध्यात्मिक सर्किट हमें यह भी याद दिलाएगा कि लोगों की सेवा ही पूजा का सर्वोच्च रूप है। विश्वास है कि सम्मेलन में हुए मंथन से इंटर स्टेट कोलैबोरेशन, इथिकल लेजिस्लेटिव कंडक्ट, टेक इनेबल्ड अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन एंगेजमेंट को बेहतर बनाने का अवसर देश में मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद।
माननीय महोदय, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के भारत क्षेत्र जोन 2 के 2 दिवसीय सालाना सम्मेलन के समापन समारोह के ये सुनहरी पल हैं। इन खास लम्हात में हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी की प्रतिष्ठित उपस्थिति है। माननीय राज्यपाल महोदय जी से उनके संबोधन के लिए विनम्र आग्रह है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र 2 के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, बहुत अच्छे पत्रकार रहे, लेकिन जब सदन चलाना हुआ तो कभी भी पत्रकारिता की तरफ देखा भी उन्होंने नहीं। सदन चलता भी ऐसे ही है, सबका साथ सबका विकास। पक्ष और विपक्ष अपने बातों को रखता है और पीठ सबको समझ करके उस प्रकार का निर्णय देता है। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होने के नाते आपका अपने प्रदेश में स्वागत करता हूं। हमारे बगल में बैठे हुए अपने अनेक निर्णयों से बहुत स्मूथली हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को चलाने का जिन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया, ऐसे श्रीमान कुलदीप सिंह पठानिया जी, पक्ष और विपक्ष सबको जोड़ करके चलने का सरकार तो इधर उधर करती है, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी सबको जोड़ करके चलते हैं। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्रीमान विनय कुमार जी, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, मुख्य सचेतक, सचेतक, विशेष रूप से आमंत्रित उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी भी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सम्मानित विधायकगण, सभी अधिकारीगण, मीडिया से जुड़े हुए मित्रों, मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस अद्भुत सत्र की कल्पना पहले कभी नहीं किए रहे होंगे, लेकिन अपने वार्ता से, अपने संपर्क के आधार पर
हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी ने हिमाचल प्रदेश में उसको संभव करके दिखाया कि उसकी चर्चा भी अखबारों में भी मीडिया में भी बहुत अच्छी रही। इस नाते यह जो आयोजन हुआ उसकी मैं सराहना करता हूं। आज मुझे एक दूसरे रूप में बोलने को मिल रहा है। ऐसे ही सदन के अंदर आकर के कभी मुझे कहना पड़ता है माय गवर्नमेंट, और ऐसे ही सदन के अंदर जिन विषयों पर आप सभी लोगों ने विचार किया है, मंथन किया है, उस पर अपनी बात रखने के लिए आया हूं, क्योंकि तब तो अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष जी मेरे बगल में बैठे रहते हैं और जो ये लिखवा करके दे देते हैं, मैं उसको वही कहना पड़ता है। आज कुछ इससे हट करके क्योंकि माई गवर्नमेंट, और ये सही है, राज्यपाल का विषय जब होता है, निर्णय भले ही गवर्नमेंट लेती हो, लेकिन ऑर्डर तो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में लोकतंत्र की एक अच्छी स्थिति सरकार और राज्यपाल के बीच की रहती है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इसका शुभारंभ लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने किया। इसके प्रति वो भी बहुत आग्रही रहते हैं कि हर जगह विधानसभाओं का स्तर उठे, नीचे न जाए। लोकसभा में भी उन्होंने उसको किया और उस स्तर को बनाए रखने में राज्यसभा में हरिवंश जी ने तो रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। मैं रहा हूं, मैंने देखा है कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष के, सरकार के मंत्रियों को भी पीठ से एक पीठासीन अधिकारी के रूप में माननीय हरिवंश जी ने यह कहा कि अगर वो नहीं समय से आए तो मंत्री जी आप विलंब से आए हैं, हम दूसरा विषय ले चुके हैं, इस नाते अब उसको नहीं लेंगे, अब फिर आइएगा। साहस होना चाहिए जो इन्होंने करके दिखाया। विषय कई थे यहां और वास्तव में इन विषयों पर विचार, जैसा कि अभी माननीय हरिवंश जी ने वो किया कि खूब अच्छी तरह से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मुझे लगता है कि अच्छी तरह से शब्द मैं इस नाते कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल हूं, तो यहाँ के सदस्य भी बहुत ही अच्छी तरह से और स्मूथली, बड़ी पढ़ाई के साथ अपने विचारों को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में रखा करते हैं। सबको सुना, पक्ष है चाहे विपक्ष है, जो भी है, बड़ा तालमेल के साथ अपना करते हैं। तीस जून को राज्य संसाधनों के प्रबंधन में विधायिकाओं की भूमिका एवं राज्य के विकास, इस विषय पर आप लोगों ने चर्चा किया। और अंत में जो होता है कि अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार
ये होता है कि इसको पास किया गया तो सर्वसम्मत से माना जाता है। मैंने श्री पीसी मोदी जी यही है ना जी, मैं एक मंत्री के रूप में, वित्त विभाग के मंत्री के रूप में मैंने देखा कि आज बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा जाए तो भारत सरकार ने एक निर्णय लिया और जो जीएसटी काउंसिल बनाया, आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद प्रदेश के विधानसभाओं में एनानिमस निर्णय नहीं होता होगा, लेकिन एक काउंसिल ऐसी है, जीएसटी काउंसिल। प्रदेशों में किसी की भी सरकार रहे, लेकिन जीएसटी काउंसिल सर्वसम्मत से अपनी हर बैठक का निर्णय लिया करती है, सर्वसम्मत से। कोई भी सरकार हो, अपनी बात को वित्त मंत्री आए या जिस मंत्री को नॉमिनेट किया जाए वो आए, सब आते हैं, अपने विषय को रखते हैं। अगर एक बार में नहीं सर्वसम्मत होता है तो मैंने ये भी देखा है कि दूसरी बार में, तीसरी बार में, लेकिन निर्णय उस पर सर्वसम्मत ही हुआ और तब वो पास होता है। 5 वर्षों तक हम प्रत्येक प्रदेश के घाटे को पूरा करेंगे। जीएसटी काउंसिल ने यह निर्णय लिया तो भारत सरकार भी पूरी तौर पर जीएसटी काउंसिल के उस निर्णय का पालन किया और 5 वर्ष तक जो भी नुकसान राज्यों को हुआ उसको देने का काम भारत की सरकार मजबूरी में नहीं, जीएसटी काउंसिल के निर्णय का आदर करते हुए करने का काम किया। 2000 करोड़ हुआ, 4000 करोड़ हुआ, 5000 करोड़ हुआ, लेकिन भारत सरकार ने उसको देने का काम किया। 5 वर्ष के बाद स्वाभाविक रूप से सभी लोगों को, सभी सरकारों को अपने अनुसार उस प्रदेश के संसाधन का विकास करना है। जो विषय है, मैं ये कह सकता हूं कि लोकतंत्र में विधायिका केवल कानून बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह राज्य के समग्र संसाधनों, आर्थिक, प्राकृतिक व मानव संसाधन के न्याय संगत, पारदर्शी और उत्तरदायी उपयोग की दिशा तय करने वाली संस्था भी है। विधायक अपने क्षेत्र की बात कहता है कि हमारे क्षेत्र में ये कमियां रह गई हैं, सरकार से आग्रह करता है कि इसको पूरा किया जाए। सरकार ये बताती है कि देखिए भाई ये परेशानियां हैं, मंत्री खड़ा होकर के बताते हैं परेशानियां हैं, फिर भी हम प्रयत्न करेंगे करने का। ये पर्वतीय क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश और ये सारे पर्वतीय क्षेत्र, इसके संसाधनों को पूरा करने का दायित्व तो भारत सरकार, शर्तों के आधार पर भारत सरकार 90% बजट जो होता है उसके भाग को देने का काम करती है। 90% सरकार अगर 10% करना है, अब यहां तो 90% 90:10 है, पूर्वोत्तर में तो वो 10% का अपना दिखाते हैं और वो अभी 10% उनके बजट पास करने पर मिल जाता है। 100% भारत सरकार करती है। यह बजट के आधार पर है। उसके अतिरिक्त अन्य, अभी आज ही सरकार के एक मंत्री का वक्तव्य मैंने पढ़ा है, जिस वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने 3000 कुछ करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के
सड़कों के लिए देने का पास किया है, दे रही है। मैं इस बातों को इस नाते कोट करना चाहता हूं, वैचारिक वैमत्य होने चाहिए, लेकिन जो हरिवंश जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो जब बहस होनी चाहिए तो इस पर भी होनी चाहिए कि हमारे पास आर्थिक संसाधन क्या है। तो उस आर्थिक संसाधन के आधार पर हमें निश्चित रूप से यह तय करना चाहिए कि ऐसे विधायिकाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे बजट, नीतियों, योजनाओं के निर्माण एवं निगरानी में सकारात्मक, दूरदर्शी और जनहितकारी भूमिकाएं निभाएं। हमें भी तो यह तय करना है। ताते पांव पसारिए जाती लंबी सौ। हमारी चादर जितनी है हमको अपने पैर उतने पसारने चाहिए, अन्यथा अगर नहीं ये करते हैं, चादर छोटी है, तो हमको अपना पैर थोड़ा सिकोड़ करके रख लेना चाहिए, हमें ठंडक न लगे। लेकिन अगर ठंडक लगती है तो उस चादर को कैसे आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? उसका तो एक अपना वो है। तो स्वाभाविक रूप से इस पर हम सभी लोगों को योजनाओं का विचार करते समय अपने संसाधनों को देखना चाहिए। यह संघवाद के आधार पर है, और मैं नहीं समझता हूं कि अनेक राज्य जो है वो भारत सरकार चाहे कभी भी किसी की भी रही हो, लेकिन भारत सरकार सभी दृष्टि से सोचने का काम करती है। हमें अपने संसाधनों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी के समक्ष इस बात को आग्रह कर रहा हूं कि जब भी यह विषय आता है तो आपसी तौर पर विधायकों में बहस होनी चाहिए, सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए, और रखने के बाद उस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए जिससे जनता को भी अच्छा लगे। और विधायक जब अपने अपने क्षेत्र में जाए तो विधानसभा में कुछ पास हो जाए और वो न पूरा हो तो भुगतना तो विधायक को पड़ेगा। तो इस नाते उसका भी मान और सम्मान रखना चाहिए। मैंने इस विषय को इस नाते रखा है कि कई बार यह विषय आ जाते हैं, सरकारों के बीच तालमेल बिठा करके लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। सरकारों पर केवल इस प्रकार की उपेक्षा हो रही है और कह करके नहीं, अगर तथ्यों के साथ इसको कहा जाए तो मुझे लगता है कि यह काफी अधिक प्रभावी स्थिति रहेगी। इस नाते मैं महसूस करता हूं कि एक बात जो अभी माननीय हरिवंश जी ने कहा, अध्यक्ष जी, बजट जब पास होता है, आगे के संदर्भ में जो बजट पास होता है, क्या विभागों के तौर पर उस बजट को पूरी तौर पर खर्च करने का काम हुआ कि नहीं हुआ, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। सरकार के जो रिपोर्ट आती है, मेरे पास आती है, तो मैं भी इस बात को कह सकता हूं कि हम अपने संसाधनों का रोना तो रोते हैं, लेकिन हम कभी इस बात को नहीं देखते हैं कि जो हमने विधानसभा के बजट के अंतर्गत पास किया है, क्या उन विभागों ने उस पैसे का पूरी तौर पर निस्तारण करने का काम किया है कि नहीं किया। अनेक ऐसे विभाग मैं आपको बता सकता हूं जो निश्चित तौर पर राज्य के विधानसभा से पास किए बजट को पूरी तौर पर खर्च ही नहीं किया है, और बाद में मार्च के बाद लैप्स ही तो होगा। लैप्स होगा तो पैसा फिर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि लगेगा कि नहीं आपकी आवश्यकता नहीं है, भारत सरकार देगी नहीं, नुकसान तो प्रदेश का होगा। और अगर किसी अधिकारी के नाते नुकसान होता है तो मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता पूर्वक
आपको अलग अलग विभागों की बैठक अगर आवश्यक समझते हो तो आप बुलाने चाहिए, मुख्यमंत्री जी के साथ बुलाना चाहिए, मंत्रियों के साथ बुलाना चाहिए, ताकि सही अर्थों में जो पैसे हैं वो पूरी तौर पर खर्च हों। इससे विधायकों की ताकत बढ़ेगी, लोकतंत्र की ताकत बढ़ेगी। कोई ये नहीं जनता के लोग नहीं जानते हैं कि इस विभाग को कितना मिला है तो कितना खर्च हुआ। वो तो ये जानते हैं कि हमारे विधायक ने ये कहा कि हम इसको पूरा कराएंगे, पूरा क्यों नहीं हुआ। इस नाते गंभीरता के साथ इस पर विचार करने की बात करनी चाहिए। एक दूसरा विषय है दल बदल। वो संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता की धाराएं, बहुत समय से ये बात चली आ रही है। पहले तो लोग इधर से उधर चले जाते थे, आचार्य नरेंद्र देव जी से कम होते थे लोग, इक्का दुक्का कोई होता था। और जो साहस करके, मुझे ध्यान है कि दल बदल की परंपराएं कब से हुई। जब केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, आपको ध्यान होगा, और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को जब गिराया गया, उसके बाद धीरे धीरे दल बदल का विषय सामने आया कि चलो नहीं, तुम तो हम बना लेते हैं। वह पहली सरकार थी देश में स्वतंत्रता के बाद जो केंद्र के सरकार के द्वारा बर्खास्त की गई थी, पहली सरकार थी। फिर जब पहली सरकार बर्खास्त की गई थी तो राज्यपालों की भूमिका पर उस पर कौन सवाल उठना चाहिए, लेकिन उठा, क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, तो वो रिपोर्ट देगा, तब रिपोर्ट मांग ली जाती थी। अब रिपोर्ट की दूसरी स्थिति है। लेकिन दल बदल कानून, संसद तो ऐसा भी रहा है भाई, कितनी अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बेइज्जत होना पड़ा था जब संसद के अंदर पैसे लेकर के प्रश्न करने की बात के आधार पर रिपोर्ट हुई थी। हम लोग खुल करके बात कर रहे हैं तो बात करें, और उसके लिए लोगों की सदस्यता तक समाप्त हुई थी। लेकिन व्यवस्था हमेशा अध्यक्ष की रही। यहां भी जब यह विषय आया था तो हमसे भी मीडिया के लोगों ने इस बात का सवाल किया था कि आप इस पर क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। हमने कहा विधानसभा के अंदर का सारा अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष का है। विधानसभा का अध्यक्ष जो निर्णय लेगा, मैं एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूं, उस आधार पर मैं कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकता हूं जो उससे इतर हो। कहने का साहस भी होना चाहिए। लोग उतावलेपन में कुछ भी करते हैं, लोग प्रेरित भी करते हैं, लेकिन व्यक्ति को हमेशा अपने पद के अनुसार वह व्यक्ति उस पद से बंधा हुआ है, उसकी व्यवस्थाओं से बंधा हुआ है। इस नाते अगर वह कोई निर्णय लेता है तो उस व्यवस्था को सही करता है या छिन्न भिन्न करता है, हमेशा उसको सोच करके काम करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आज आपसे एक आग्रह मैं करूंगा। मैं आज पहली बार आपसे कहने जा रहा हूं, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में चाहे जो भी हुआ हो, विधानसभा के परिसर के अंतर्गत का पूरा अधिकार है
लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की पुलिस विधायकों की तफ्तीश थाने में बैठा करके अगर करती है तो मुझे लगता है कि इस पर आपको विचार करना पड़ेगा कि यह व्यवस्था सही है या गलत है। बहुत साफ तौर पर इस बात को कह रहा हूं। विधायक होता है, उसके एक अधिकार होता है, सदस्यता रहे न रहे उसके एक्ट पर निर्भर करता है। लेकिन अगर ये बात जाकर के सामने आती है तो मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। फिर विधायक का मतलब क्या रह जाएगा। इस नाते दल बदल कानून लोकतंत्र की शुचिता की रक्षा करने के लिए बना। समय के साथ इसमें व्याख्यात्मक पेचीदगियां, राजनीतिक विवेक की जटिलताएं बढ़ी हैं। यह आवश्यक हो गया है कि इस पर व्यापक राष्ट्रीय विमर्श हो ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास बना रहे और जनमत का अपमान न हो। हमेशा इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ देखना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद अध्यक्ष जी इस पर ध्यान देंगे तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। राज्यपाल बनने के पूर्व मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी रहा, सरकारों में भी रहा, केंद्र सरकार में भी रहा। मैं समझता हूं कि हर सरकारों का संसदीय और विधायी निकायों में अटूट विश्वास रहा है, क्योंकि लोगों की संप्रभुता को इसकी गूंज और पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। इससे हमारे समाज में जो विविधताएं हैं और साथ ही राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक बाध्यताएं हैं, वे हमारे विधानमंडलों के सदनों में परिलक्षित होती हैं। हमारे जैसे जीवंत और स्पंदित लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है कि जो चर्चा कर रहे थे कि विधानसभाओं के फर्श पर कुछ गहमागहमी होती है, यह स्वाभाविक है। लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि वाद विवाद सार्थक हो, विकासात्मक हो और समाज के उस वर्ग की चिंता करता हो जो आज की बुनियादी सुविधाओं से वंचित। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, वहां से विधायक चुन के आते हैं। हम लोगों का सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उन जनजातीय क्षेत्रों का विकास कैसे हो। निश्चित रूप से इस पर गहन विचार विमर्श होना ही चाहिए। हालांकि यहाँ तो अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल में बटा हुआ है और मैं समझता हूँ कि यह अलग का विषय है कि जनजातीय क्षेत्र में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोअर हिमाचल से अधिक समृद्ध है। हमने दौरा किया है, देखा है, वहां की उपज को देखा है। क्यों पहला प्रदेश आप देखते होंगे कि जहां उपज हो रही है उस किसान को बाजार में बेचने नहीं जाता। दिल्ली के मंडी के लोग आकर के स्वयं किसानों से लेकर के चले जाते, वो किसान बैठ करके घर पर राजा रहता है। हिमाचल का ये भी स्वरूप किसानों के उसको मैंने देखा है, तो वो है। लेकिन उसके बावजूद भी केवल आर्थिक पिछड़ापन ही नहीं, सामाजिक तौर पर भी उनको समृद्ध बनाने का काम होना चाहिए। शायद इसी नाते आरक्षण की व्यवस्था आगे भी चलती चली जा रही है सामाजिक क्षेत्र पर उनको बढ़ाने के लिए। तो इस नाते हर दृष्टि से यह उपयोगी है। माननीय सदस्यों, हमारे लोकतंत्र की शक्ति उसकी बहस, चर्चा और संवाद की संस्कृति में निहित है।
यह कॉन्फ्रेंस उसी परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि इन 2 दिनों में जो विचार प्रस्तुत हुए हैं वे न केवल राज्य विधायिकाओं की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाएंगे, बल्कि संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा करने का काम करेंगे। हम लोग भी कल्पना नहीं किए थे कि इस प्रकार का एक अद्भुत अभियान श्रीमान कुलदीप सिंह पठानिया जी कर लेंगे, जो यहाँ आप लोगों के साथ हुआ, विभिन्न प्रदेशों के लोगों के साथ हुआ। आज के इस युग में यह सम्मेलन डिजिटल युग में सुशासन, संसाधनों का प्रबंधन, लोकतंत्र की रक्षा और नवाचार को अपनाना जैसे विषय पर केंद्रित रहा है, जो न केवल हमारे समय की मांग है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक दिशा भी तय करता है। डिजिटल तकनीकों के माध्यम से संसाधनों का कुशल प्रबंधन, सेवाओं की पारदर्शिता और नीति निर्माण में भागीदारी बढ़ी है। सुशासन अब केवल आदर्श नहीं रहा है बल्कि एक व्यवहारिक दृष्टिकोण बन चुका है। इसमें नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह बदलाव विधायिकाओं को भी तकनीक और पारदर्शिता, जो एआई की बात आई है, के साथ अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनने की प्रेरणा देता है। ये जरूर है कि एआई को कंट्रोल करने का काम मानव मस्तिष्क करे। डाटा जो भरा जाए वह डाटा इस प्रकार का हो जो सबके लिए हितकर हो। कहीं वह डाटा हमारे ऊपर ही, हमारे मन मस्तिष्क पर ही हावी न हो जाए। इस नाते एआई पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार करते हुए इसको आगे ले जाने की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है, करना है। लेकिन मास्टर हम हैं, चाबी हमारे हाथ में है। इस नाते इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कीबोर्ड पर कौन सी चाबी भरें जिससे एआई सकारात्मक भूमिका निभाए, आगे चल करके विनाशात्मक स्थिति न लाए। इस बात पर पूरी तौर पर विचार करना चाहिए। अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों को उनके सक्रिय योगदान के लिए साधुवाद देता हूं और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजक मंडल, तकनीकी सहयोगियों और मेजबान हिमाचल प्रदेश विधानसभा को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। भारत के लोकतंत्र को और अधिक जीवंत, उत्तरदायी और जनहितैषी बनाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। वैसे हिमाचल प्रदेश के माननीय विधायकों के लिए मैंने एक पत्र लिखा है, जिसकी चर्चा मुकेश जी ने किया है। सभी विधायकों को लिखा है कि कृपा करके अपने क्षेत्र में लोगों के घर से जो अर्थियां उठ रही हैं उसको न उठने दें। उसके लिए आवश्यक है कि आपकी भागीदारी हर क्षण जितना भी हो सके अधिक से अधिक उसको करें। मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को, आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। माननीय महोदय, आपकी आदर्श प्रेरणाओं, बहुमूल्य सुझावों और अभिव्यक्ति के लिए अनंत आभार।